नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चूँकि हम पहचान के दौर से गुजर रहे हैं, इसीलिए आपको अपना नाम भी बता देते हैं। हमारा नाम है हरीश यादव। तो आज हम पॉलिटी की सीरीज़ को अगेन शुरू करते हैं और पॉलिटी की सीरीज़ को शुरू जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, संघ तथा इसके क्षेत्र। संघ तथा इसके क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यानी भाग 1 में हम एंट्री कर चुके हैं और भाग 1 में एंट्री वही रहता है। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी समय बर्बाद किए आपको टॉपिक से रूबरू कराते हैं, संघ तथा इसके क्षेत्र, और आपको इंटरेस्ट दिलाने का काम करते हैं। तो भाग 1 में आपको पता ही है 4 आर्टिकल्स हैं। इसमें 4 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो 4 आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के थोड़े से मायने को समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो संघ तथा इसके क्षेत्र, अब बेटा हम इसको 2 भागों में तोड़ते हैं। इसको हम तोड़ते हैं 2 भागों में। एक तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को, यानी एक ये वाला पार्ट हो गया एंड एक ये वाला पार्ट हो गया, यानी संघ तथा इसके क्षेत्र। ठीक है, तो द संघ का मतलब है द यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत संघ। ठीक है, और इसका तोड़ते हैं द टेरिटोरीज ऑफ इंडिया, भारतीय क्षेत्र, भारत संघ तथा भारतीय क्षेत्र। अब देखिए मैंने ये यहां क्यों कराया है, आप इस चीज को समझना, द यूनियन ऑफ इंडिया प्लस इस वाले जो चैप्टर है, यानी भाग 1 संघ तथा इसके क्षेत्र। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो पहला हमने तोड़ लिया भारत संघ और दूसरा हमने तोड़ लिया भारतीय क्षेत्र। ठीक है, तो भारत संघ में कौन कौन से क्या चीज आएगी? भारत संघ में आएगा केवल भारत में स्थित राज्य, यानी कह सकते हैं ओनली स्टेट्स। ठीक है, ओनली स्टेट। इसमें क्या आएगा बेटा? इसमें भारतीय क्षेत्र, और भारतीय क्षेत्र के साथ साथ यानी भारतीय क्षेत्र में क्या आएगा? भारतीय राज्य, यानी भारत में स्थित राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश प्लस अधिकृत क्षेत्र, यानी जो भारतीय न तो अधिकृत क्षेत्र। ठीक है, यानी भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिकृत क्षेत्र। अब मुझे बताइए कि भारत संघ में केवल और केवल राज्य आ रहे थे, और इसमें भारतीय क्षेत्र में एंड द टेरिटरीज ऑफ इंडिया में, इसमें भारत के राज्य तो आ ही रहे हैं, प्लस केंद्र शासित प्रदेश भी आ रहे हैं, और वह क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है, भारत का राज्य भी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं है, और भारत ने उस पर कब्जा कर रखा है, वो अधिकृत क्षेत्र है, तो वो भी इसमें आ रहा होगा। तो कह सकते हैं कि भारत संघ से व्यापक अवधारणा भारतीय क्षेत्र रखता है, यानी भारतीय क्षेत्र की अवधारणा ज्यादा व्यापक है अपेक्षाकृत भारत संघ के। आप लिख लीजिए यहां, भारतीय क्षेत्र की, लिखो यहां, भारतीय क्षेत्र की अवधारणा ज्यादा व्यापक है अपेक्षाकृत भारत संघ से। देखिए आप लोग लिखेंगे नहीं, लिखना ही बस मुझ है, बाकी तुम आया है सब। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक कुछ काम नहीं होने वाला। तो जो भी बातें मैं आपको लिखा हूं, अगर आप नोट्स बनाए तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, इसके नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो फिर तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं। चूंकि बाजार से आने वाले नोट्स केवल वो देखने में अच्छे लगते हैं, जो देखने में, जो कह सकते हैं पैसों से खरीदे गए नोट्स मार्केट से जो मिलते हैं, वो देखने में अच्छे लगते हैं, उनमें से समझ में, और आप उनमें से चीजों को ग्रहण नहीं कर सकते। आप केवल उन्हीं को पढ़ सकते हैं जो अपने द्वारा यानी अपने द्वारा लिखे हुए होते हैं, हस्तलिखित नोट्सों को अपने द्वारा, वो भी किसी और के द्वारा नहीं, अपने द्वारा। तो केवल लिखना शुरू कर दीजिए आप फटाफट से।
तो ये मुझे लगता है कि अब आप यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भारत संघ के, भारतीय क्षेत्र की अवधारणा ज्यादा व्यापक है अपेक्षाकृत भारत संघ के। अब हम आर्टिकल 1 में एंट्री मारते हैं। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी सी ही वीडियो में काम कर देंगे आपका, क्योंकि आप लोग बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं आजकल। तो आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल पहला आपको पता होगा, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। यह आर्टिकल पहला यानी फर्स्ट आर्टिकल कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो बेटा हमें इस आर्टिकल के माध्यम से क्या जानकारी मिली? हमें इस आर्टिकल के माध्यम से दो जानकारियां मिलती हैं। क्या? दो जानकारियां मिलती हैं। पहली जानकारी तो हमें इसके नाम का पता पड़ता है कि भारत के संविधान में भारत को किन नामों से इंगित किया गया है, किन नामों से इंगित किया गया है। इंडिया अर्थात भारत। अब आप कहेंगे कि भारत अर्थात इंडिया, दो नामों को लेने की क्या आवश्यकता थी? तो संविधान निर्माता जो थे वो पूरे भारत में से थे, वो पूरे भारत में से चुन करके आए थे। केवल ऐसा नहीं था कि नॉर्थ में से ही थे, कुछ संविधान निर्माता साउथ के भी थे भाई, दक्षिण के भी थे, ऐसी बात नहीं थी। तो इन दोनों को लेकर के उनके बीच में विवाद था कि क्या भारत का नाम, मूल नाम भारत रहने दे या इंडिया बदल कर को, इसका नाम बदल करके इंडिया कर दे। बहुत दिन बहस चली इस बात पर। तो संविधान निर्माताओं ने सूझबूझ से काम लिया और अपना परिचय दिया बुद्धिमानी का। उन्होंने दोनों नामों को ऐड कर दिया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो सबसे पहली जानकारी हमें यह मिलती है इसके नामों की जानकारी कि संविधान में, यहां लिख सकते हैं आप, संविधान में आर्टिकल फर्स्ट के माध्यम से भारत को दो नामों से इंगित किया गया है, इंगित किया गया है। इंडिया और भारत। लिखते चले आप लोग, लिखेंगे नहीं हाथ दर्द करने लगेगा, लेकिन लिखना नहीं छोड़ना है। इसमें तो यही है, केवल लिखना, लिखना और लिखना। संविधान का आर्टिकल फर्स्ट ये कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इसमें इंडिया अर्थात भारत दो नामों से अंगीकृत किया गया है। दो जानकारी। अब इससे हमें जानकारी क्या मिलती है? संविधान में आर्टिकल फर्स्ट के माध्यम से भारत को दो नामों से इंगित किया गया है, इंडिया तथा भारत। अच्छा, ये तो हो गई पहली जानकारी। दूसरी जानकारी क्या मिलती है इससे? देखिए, संघ राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। अब देखिए आर्टिकल फर्स्ट ये साफ साफ कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अब जाइए आप वहां पर, जब मैंने आपको संविधान की, हमारे यहाँ की राज्य व्यवस्था की जो प्रकृति से आपको परिचय कराया था, हमारे यहाँ की राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी थी? मैंने बताया था कि संघात्मक थी। अमेरिका की भी संघात्मक है, अमेरिका की भी संघात्मक है, और हमारे यहां की भी प्रकृति कैसी है? संघात्मक है। तो संघात्मक भी कौन सी वाली? एक होता है संघ, एक होता है परिसंघ, ये मैं कहना चुका हूं सुन। एक होता है महासंघ। संघ वाले में क्या होता है? सेंटर के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं अपेक्षाकृत स्टेट के, और परिसंघ में क्या होता है? स्टेट और सेंटर बिल्कुल बराबर होते हैं। और महासंघ में क्या होता है? स्टेट के पास में ज्यादा शक्तियां होती हैं अपेक्षाकृत सेंटर से। तो हमारे जो संविधान में संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था का जो वर्णन किया गया है वो कौन से टाइप की है? संघ टाइप की है। कौन से टाइप की है? संघ टाइप की है। ठीक है, इसे कहते हैं यूनियन, यानी संघात्मक को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फेडरल सिस्टम। संघात्मक
संघ को कहते हैं यूनियन। तो राज्यों का संघ कैसा है? यूनियन टाइप का है। राज्यों का राज्य कैसे हमारे यहाँ? यूनियन, यानी राज्यों का संघ है, यूनियन है। तो संघ में क्या होता है? अब मुझे बताइए, सेंटर के पास ज्यादा शक्तियां हैं अपेक्षाकृत स्टेट की? नहीं, बिल्कुल है। सेंटर जो चाहे वो कर सकती है, राज्य नहीं कर सकता है इतना। तो सेंटर के पास जब ज्यादा शक्तियां होती हैं तो संघ होता है, वो यूनियन। ठीक है, मुझे लगता है अब आपके समझ में आ गया होगा। आर्टिकल फर्स्ट यही बात कहता है जो आपके समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 2 की ओर मूव करते हैं हम। मैं इसीलिए आपको बार बार चीजों को दोहरा करके, चूंकि दोहराना ही, देखिए याद रखना, इस जब आप तैयारी करने के लिए आए हैं इस लाइन में, तो दोहराना ही मोक्ष है, बाकी सब माया है। लिखना ही मोक्ष है, बाकी सब माया है, बाकी का कुछ नहीं है यहां। तो आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2, देखिए आर्टिकल 2 में 2 प्रावधान हैं। पहला, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, और दूसरा है राज्यों की स्थापना, राज्यों की स्थापना। एडमिशन ऑफ स्टेट्स, एडमिशन ऑफ स्टेट। और यहां पर देखिए, अब दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिए आप। आर्टिकल 2 कहता है, आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश क्या क्या अर्थ है? जो क्षेत्र, यहां लिखेंगे, जो क्षेत्र भारत की भौगोलिक सीमा में तो है, लेकिन संघ में शामिल नहीं है, लेकिन संघ में शामिल नहीं है, और उसे का मतलब उस क्षेत्र को, और उस क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करना है। तो यदि उस क्षेत्र को भारतीय संविधान में, भारतीय संघ में शामिल करना है, तो आर्टिकल 2 का प्रयोग किया जाएगा। यानी आर्टिकल 2 का प्रयोग का अर्थ है कि आर्टिकल 2 में ये लिखा हुआ है साफ साफ। अब मैं इस चीज को समझा दूं, नए राज्यों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ स्टेट्स, नए राज्यों का प्रवेश का अर्थ ये है कि कोई क्षेत्र जो भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर तो आता है, लेकिन भारतीय संघ में शामिल नहीं है, लेकिन भारतीय संघ में, याद रखना, इस बात को नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, लेकिन भारतीय संघ में शामिल नहीं है। चूंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 लगभग बिल्कुल सेम है, आपको इसका अंतर समझना पड़ेगा, आपको इसका अंतर समझना पड़ेगा। थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा यहां दिमाग पर। जो क्षेत्र भारत की भौगोलिक सीमा में तो है, लेकिन भारतीय संघ में शामिल नहीं है, और उनको भारत के संघ में शामिल करना है, तो आर्टिकल 2 में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, आर्टिकल 2 के तहत करेंगे उसे, आर्टिकल 2 के तहत। अब राज्यों की स्थापना का क्या अर्थ है? मान लेते हैं कि कोई क्षेत्र पर भारत ने अधिकार कर लिया, उसे अधिकृत कर लिया। भारत ने बांग्लादेश के इतने क्षेत्र को, देखिए इतने क्षेत्र को अधिकृत कर लिया, और उसे भारतीय संघ में शामिल करना चाहता है भारत। उस क्षेत्र को जो कब्जा कह सकते हैं। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म में ऐसे मतलब इस तरीके से समझिए इसे, भारत ने बांग्लादेश के किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और उसे भारतीय संघ में शामिल करना चाहता है, तो आर्टिकल 2 के तहत कर सकता है। तो इसका दूसरा वाला पॉइंट में लिखेंगे, राज्यों की स्थापना, कह सकते हैं कि कब्जा का मतलब जब भारत किसी दूसरे देश के किसी क्षेत्र को अधिकृत करके
भारत संघ में शामिल करे तो आर्टिकल 2 के तहत कर सकता है। यानी आर्टिकल 2 में ये लिखा हुआ है। अब समझ में आ गया आपके, नए राज्यों का प्रवेश और राज्यों की स्थापना, दोनों ही पॉइंट लिखे हुए हैं, ये इसका है और ये इसका है। अब हम यहां पर अब बात करते हैं कि जैसे नए राज्यों का प्रवेश का क्या अर्थ है। मान के चलिए सिक्किम जो हुआ था वो आर्टिकल 2 के तहत हुआ था। सिक्किम को जब भारत के संघ में शामिल किया गया तो वो आर्टिकल 2 के तहत किया गया। सिक्किम को भारतीय संघ में, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पीटी में कि बताइए सिक्किम को भारतीय संघ में आर्टिकल 2 के तहत, बहुत बड़ी बात है ये, आर्टिकल 2 के तहत शामिल किया गया। अब हम मूव करते हैं आर्टिकल 3 पर। ये छोटी छोटी बातें हैं, यही एग्जाम में पूछ लेता है। आर्टिकल 3, अब ये देखिए आर्टिकल 3 कह रहा है राज्यों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। अब आप कहेंगे कि राज्यों की स्थापना, राज्यों का प्रवेश, राज्यों का गठन, ये मतलब ये हो क्या रहा है। मैंने कहा था ना थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, तो बेटा इतना याद रखिए कि आर्टिकल 2 जो है वो वहां यूज होगा, उस क्षेत्र पर यूज होगा, उस क्षेत्र पर प्रयोग होगा जो भारत संघ में शामिल नहीं है। एक बात याद रखना, आर्टिकल 2 उस क्षेत्र पर यूज होगा जो भारत संघ में शामिल नहीं है, और आर्टिकल 3 उस क्षेत्र पर यूज होगा जो भारत के संघ में शामिल है। भारत के संघ में तो शामिल है लेकिन उसके नाम में परिवर्तन करना पड़ता है। तो इसको लेकर के कुछ प्रावधान है, वो सुनिए। राज्यों के नाम में परिवर्तन, ठीक है। दूसरा, राज्यों की सीमाओं में बदलाव, ठीक है, राज्य की सीमाओं में बदलाव। तीसरा, राज्य के क्षेत्रफल में बदलाव। चौथा है राज्य के क्षेत्रफल में बदलाव, और चौथा है 2 राज्यों में से एक राज्य बनाना। पांचवा है एक राज्य में से 2 राज्य बनाना, ठीक है। यानी ये पांचों प्रावधान जब होंगे, मान लीजिए राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है, उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके कह सकते हैं दक्षिण प्रदेश रखना है। दक्षिण प्रदेश नहीं रख सकते, ये तो आपको भी पता है, मुझको भी पता है, लेकिन कोई भी एक्स नाम रखना है उत्तर प्रदेश का। राज्यों की सीमाओं में बदलाव करना है, उत्तर प्रदेश की सीमा संकुचित करनी है या उत्तर प्रदेश की सीमा बढ़ानी है, तो आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाएगा। राज्यों के क्षेत्रफल में बदलाव करना है, राज्य के क्षेत्रफल को कम करना है या ज्यादा करना है। हालांकि ये 2 और 3 बातें जो हैं वो एक ही हैं। 2 राज्यों में से एक राज्य बनाना है, कोई 2 राज्य हैं उनको मिला करके एक राज्य करना है। कह दिया गया कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को एक नाम कर दीजिए। तो आर्टिकल 3 के तहत एक और प्रावधान है, एक राज्य में से 2 राज्य बनाना। जैसे सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश में से आंध्र प्रदेश अलग कर दिया और फिर तेलंगाना अलग कर दिया, तो ये आर्टिकल 3 के तहत हुए। उत्तराखंड बना, झारखंड बना, ये सब, और तेलंगाना बना, ये आर्टिकल 3 के तहत हुए। आर्टिकल 2 क्या था? आर्टिकल 2 वो चीज थी, देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कंफ्यूज नहीं रहना है। आर्टिकल 2 उस क्षेत्र की बात करता है जो भारतीय संघ में पहले से शामिल नहीं है। आर्टिकल 3 उस क्षेत्र की बात करता है जो भारतीय संघ में तो शामिल है, लेकिन एक 5 प्रावधान करने हैं तो आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाएगा। अब मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 4 लास्ट आर्टिकल रह गया है, इसको और देख लेते हैं।
इसके बाद में अगली वीडियो में आपको जम्मू कश्मीर या नए राज्यों का गठन कैसे हुआ, नए राज्यों का गठन कैसे हुआ, भाषा के आधार पर पुनर्गठन कैसे हुआ, इन सब चीजों का अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। या जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो क्या है और वो उसको कैसे समाप्त किया गया, इसके बारे में चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आर्टिकल 4, बेटा आर्टिकल 4 ये साफ साफ कह रहा है, आर्टिकल 4 ये साफ साफ कह रहा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा, संसद द्वारा किया जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि आर्टिकल 4 ये साफ साफ, अनुच्छेद 4 हमें साफ साफ ये बता रहा है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत होने वाले सभी प्रावधान संसद के द्वारा किए जाएंगे, कोर्ट नहीं कर सकता उन्हें। यानी संसद के द्वारा, संसद के खुद संविधान ने, देखिए खुद संविधान के अनुच्छेद 4 ने संसद को यह शक्ति दी है कि आप नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, किसी भी अधिकृत क्षेत्र को भारत के संघ में शामिल कर सकते हैं, और जो क्षेत्र पहले से भारत संघ में शामिल नहीं है लेकिन भारत की भौगोलिक सीमा में शामिल है, तो ये सभी प्रावधानों का प्रयोग, यानी इस आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग कौन करेगा? संसद करेगी। कौन करेगा? संसद करेगी। कभी भी नामों में बदलाव कर सकती है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब संसद करेगी तो कैसे करेगी? संसद करेगी तो कैसे करेगी? तो इसके पीछे एक लॉजिक है। आर्टिकल 4 लिख लिया, इसके पास, संसद के पास बेटा 2 प्रकार की शक्तियां हैं, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस जो हुआ उसके तहत, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास 2 प्रकार की शक्तियां हैं। संसद के पास शक्तियां, तो संसद के पास बेटा 2 प्रकार की शक्तियां हैं। कौन कौन सी 2 शक्तियां हैं? अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप पूरा नहीं लिखते हैं। अरे भाई, मैं जो बोल रहा हूं उसको, आपके पास पीछे जाने का ऑप्शन है, रोकने का ऑप्शन है, आप अपने YouTube को रोकिए और जो मेरे द्वारा कही हुई बात को आप लिखिए अपने नोटबुक में। तो संसद के पास 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक है विधायी शक्ति। क्या? विधायी शक्ति, यानी कह सकते हैं साधारण विधायी शक्ति, साधारण विधायी शक्ति। इसके माध्यम से क्या करता है? इसके माध्यम से क्या करता है संसद? इसके माध्यम से साधारण बहुमत होता है, यानी जब भी कोई प्रस्ताव पास होगा तो वो साधारण बहुमत के द्वारा होगा, साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है, साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण विधायी शक्ति में, ठीक है। इसके बाद में संवैधानिक शक्ति आती है। एक आर्टिकल 368 के तहत क्या कर सकते हैं हम? संवैधानिक शक्ति, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, ये है लेजिस्लेटिव पावर। तो इसमें साधारण बहुमत से पास कर जाता है। इसमें आर्टिकल 368 के द्वारा जो पास किया जाता है, यानी कह सकते हैं कि विशेष बहुमत से, कैसे? विशेष बहुमत से पास। अब देखिए, इसे छोड़ दीजिए आप, साधारण विधायी शक्ति या साधारण संवैधानिक शक्ति, इसको छोड़ दीजिए। केवल इतना याद रखिए कि कोई भी संसद यदि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का बेटा प्रयोग करेगी तो वो साधारण बहुमत के माध्यम से करेगी। किसके माध्यम से करेगी? साधारण बहुमत के माध्यम से करेगी, यानी साधारण विधायी शक्ति के द्वारा करेगी। इसका प्रयोग नहीं करेगी, लेकिन इसका भी प्रयोग एक जगह करेगी जब, अब देखिए, साधारण बहुमत का प्रयोग कर रही है, लेकिन आमतौर पर बेटा साधारण बहुमत में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
साधारण बहुमत में राष्ट्रपति, देखो मैंने बहुमत वाला टाइप, मैंने बहुमत की वीडियो डाल रखी है, उसको देखना। आमतौर पर साधारण बहुमत में राष्ट्रपति पहले कोई अनुमति नहीं देता है, राष्ट्रपति पहले कोई अनुमति नहीं देता है। लेकिन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करते वक्त यदि संसद साधारण बहुमत का प्रयोग करेगी या साधारण विधायी शक्ति का प्रयोग करेगी, मान लेते हैं कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है संसद को, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है संसद को एग्जाम्पल के तौर पर, तो सबसे पहले संसद को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद में जो होगा सो होगा, यानी यहां पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, किसके? आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करते वक्त, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करते वक्त किसकी? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वैसे साधारण बहुमत में राष्ट्रपति कोई रोल नहीं है, पूर्व अनुमति में तो कोई रोल नहीं है। संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कहां होगा, यानी विशेष बहुमत का प्रयोग कहां होगा? बेटा विशेष बहुमत का प्रयोग जब होगा, मान लेते हैं कि ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र भारत का है, ये वाला क्षेत्र भारत का है, ऐसे बना लेते हैं हम, मान लेते हैं ये वाला क्षेत्र जो है वो भारत का है। अब इसे, ये जो भारत का क्षेत्र है, कोई समझौता हुआ और भारत को ये वाला क्षेत्र बांग्लादेश को देना पड़ा, बांग्लादेश को किसी समझौते के तहत देना पड़ा, तो इस केस में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, इस केस में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। अब मुझे लगता है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा यहां से साधारण विधायी शक्ति, संवैधानिक शक्ति या साधारण बहुमत के द्वारा विशेष बहुमत। जिसको ये नहीं पता है कि साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, प्रभावी बहुमत क्या होता है, तो आप मेरी पीछे वाली वीडियो देखिए, प्रभावी बहुमत समझ में आएगा, साधारण बहुमत समझ में आएगा। भाई पढ़ना तो पड़ेगा, जब यहां आए हो और बचपन से नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा दिमाग पर, बिना स्ट्रेस के ये काम नहीं चलेगा, समझे। और जिस मैं बता रहा हूं आपको कि इसको जब तक आप नहीं लिखेंगे, जब तक इसको नहीं लिखेंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आप इसको नहीं लिखेंगे तब तक प्रैक्टिस, आपकी जो उंगली है वो टेढ़ी हो जानी चाहिए लिखते वक्त, लिखना ही मोक्ष है, बाकी माया है। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद में हम कल देखेंगे कि नए राज्यों का गठन कैसे होता है, या नए राज्यों का गठन भाषा के आधार पर क्या हुआ था, और जम्मू कश्मीर वाला जो केस है उसको पूरा सुलझेंगे। और उसके बाद में मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको दूंगा, मैं इसके हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। उसके बाद में इस चैप्टर को यहीं विराम देंगे, उसके बाद में मूव करेंगे भाग 2 पर, नागरिकता पर, आर्टिकल 5 से 11 पर, वहां चर्चा करेंगे। क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे हम यहाँ से, क्रमबद्ध तरीके से, बहुत क्रमबद्ध तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।